हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेसॉन्स चैनल। हम यहाँ पे बच्चों अप्रैल शिफ्ट का थर्ड अप्रैल शिफ्ट का जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं, एनटीए का जेई मेन का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। शिफ्ट आई थिंक ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे ये बेंजिलिक बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें बच्चों सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बेस है OH KOH क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों? OH माइनस प्रोवाइड करेगा। तो दिस OH माइनस इज अटैक ओवर हियर, यहाँ पे अटैक करा। यहाँ पे क्यों अटैक कर रहा है? बिकॉज एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ऐसे बोल सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे अगर हम बात करें रेजोनेंस के थ्रू, यहाँ पे ये प्लस एम प्रोवाइड कर रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे इसके दूसरे वाले कार्बन पे OH माइनस अटैक करता है। तो फर्स्ट स्टेप में ये बना बच्चों, फर्स्ट स्टेप में दिस विल, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये O माइनस है एंड ये दिस, और ये OH माइनस। ओके, तो एक्चुअल में ये जो अटैक करा है इस तरीके से, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू अटैक करा है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड का पोलराइज हो जाना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। वेरी गुड। तो यही तो पाई बॉन्ड था, ये न्यूक्लियोफाइल था, इसकी प्रेजेंस में ये पाई बॉन्ड टूटा। अपने आप से नहीं टूट सकता है बच्चों, ठीक है? अपने आप ऐसे नहीं पड़े पड़े टूट जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आया तब ये पाई बॉन्ड टूटा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। वेरी गुड। अब ये टूट गया तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये प्रोडक्ट बन गया तो यहाँ पे ये बैक अटैक कर रहा है, और ये जो हाइड्राइड है ये शिफ्ट होके इधर आ गया है और ये वापस से खुल गया है। तो दिस इज अ कंबाइंड इफेक्ट। देखो जरा ध्यान से देखो, तीन चीजें एक साथ हुई है यहाँ पे। पहले क्या है, O माइनस बैक अटैक करा है, O माइनस के बैक अटैक करने के बाद हाइड्राइड की शिफ्टिंग हुई है, और हाइड्राइड की शिफ्टिंग हुई है तो दिस हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से दोबारा से इंटरनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगा है और ये वापस से वो खुल गया है। इसी को कहते हैं रीअरेंजमेंट स्टेप। यही है रीअरेंजमेंट स्टेप। ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, डायरेक्टली रीअरेंजमेंट पूछ लिया आपसे। तो देखो इसके बाद बनता क्या है, तो बनेगा क्या बच्चों, ये आपका बेंजीन है। वेरी गुड। ये H यहां पे आ गया C पे, और ये ओपन हो गया O माइनस के थ्रू, और यहां पे H आया है, और ये बन गया C डबल बॉन्ड O एंड OH। ये बन गया बच्चों। अब आफ्टर दैट एसिडिफिकेशन करा है बच्चों, एसिडिफिकेशन करके H जोड़ दिया तो बच्चों ये क्या बन गया, OH बन गया। तो देखो फाइनली आंसर क्या आ गया, फाइनली आंसर बच्चों ये आ गया कि C पे OH जुड़ चुका है, और C पे C डबल OH बन चुका है, और H बन चुका है। तो ये हमारा आ गया बेंजिलिक एसिड। बेंजिलिक लिख देते हैं यहां पे, बेंजिलिक एसिड। तो बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसे बच्चों। ये अपना बेंजिल है, ये अपना बेंजिल है, और ये बेंजिलिक एसिड है, तो हम बोल सकते हैं इसे बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, बात आती है कि इतना सब कुछ करना पड़ता है क्या एग्जाम में? नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो ये देखो डायरेक्ट स्टेप है। जब भी आपको ऐसा कोई बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट दिखाई दे, आप कुछ मत करो। मैं इसकी डायरेक्ट ट्रिक समझाऊं इसको मिटा के? वेरी गुड, मैं इसकी डायरेक्ट ट्रिक समझाता हूं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इतना समझने के बाद आप इसे नोट कर लो, पॉज करके मैकेनिज्म नोट कर सकते हो। उसके बाद डायरेक्ट ट्रिक देखो, कुछ नहीं होती है डायरेक्ट ट्रिक, एक लाइन में होती है। जरा मैं इसको मिटा के दोबारा से समझा देता हूं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अगर आपने मैकेनिज्म को नोटिस करा होगा तो कुछ नहीं करना है। अगर बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट आए तो आपको करना क्या है बच्चों, एक कार्बन बीच में बनाओ, यस और नो, और उस कार्बन पे एक OH और एक C डबल OH जोड़ दो। कुछ नहीं करना है, एक OH और एक C डबल OH जोड़ दो। वेरी गुड। अब इधर उधर लगी हुई चीजों को भी जोड़ दो, खत्म। इधर उधर लगी हुई चीजों को भी जोड़ दिया, खत्म। यही तो आंसर था। लिटरली 1 सेकेंड या मतलब 5 सेकेंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। वो तो मैंने बच्चों आपको मैकेनिज्म समझा दी इसकी, कि आप थोड़ा सीख भी जाएं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर थोड़ा सा सीखते हैं तो क्वेश्चन को अगर मोल्ड कर देता है तब भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। मतलब 99% चांसेस है कि भाई देखो ऐसा तो करना ही है कि एक कार्बन बनाना है, एक कार्बन बनाने के बाद उसी पे OH उसी पे C डबल OH लगा दो, और जो इधर उधर लगी हुई चीजें हैं उसको भी चिपका दो। ऐसा करके चिपकाओगे तो 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सबसे पहले नंबर पे ये क्वेश्चन आया था।
और बढ़िया क्वेश्चन था। हटा के दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, इसको आप नोट करो तब तक। हटा रहे हैं बच्चों। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम बताना है बच्चों। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं यार आजकल, मैं इसमें क्या ही लॉजिक लगाऊंगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। मतलब ये आपका इतना समय बचाएंगे ना कि ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स करने में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि फिजिक्स में टाइम ज्यादा लगता है, मैथ्स में तो सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो हम यही अप्रोच रखते हैं कि बच्चा केमिस्ट्री इतनी जल्दी करे कि सबसे ज्यादा टाइम मैथ्स में और फिजिक्स में दे पाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर को देखें तो यार जल्दी जल्दी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, टाइम बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो हम क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें। हाँ बीच बीच में बातें करते रहेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जरा ये COOH, तो राजा कौन? आईयूपीएससी जब भी हम पढ़ाते हैं तो हम यही बोलते हैं, राजा कौन? राजा वो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? कार्बोक्सिलिक एसिड इज द किंग ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर में, जो किंग है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1 नंबर तो इसे ही देंगे। ठीक है बच्चों, 1 नंबर जैसे ही इसे दिया तो नेक्स्ट प्रायोरिटी जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो जितना नजदीक होगा उसकी तरफ आएंगे। यही तो एनसीईआरटी का रूल है, लोएस्ट प्रायोरिटी देते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को जो नजदीक पड़ता है। तो 1 के बाद 2, अब तो आगे चल ही सकते हो ना, 3 4 5 6। यही एनटीए में अभी लेटेस्ट आ रखा है 3 तारीख के एग्जाम में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब आप सोच सकते हो कितना आसान क्वेश्चन है। अब तो आप कर ही सकते हो ना भाई। अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब हाइड्रोक्सी बोलते हैं H से आता है, ब्रोमो बोलते हैं B से आता है, नाइट्रो बोलते हैं N से आता है। अब ABCD तो सबको आती होगी, तो पहले B आता है, तो 3 ब्रोमो। क्या लिखोगे बच्चों? 3 ब्रोमो। अच्छा ABCD MNOP क्या होता है? ABCDEFGH, H पहले आता है ना बच्चों, हाइड्रोक्सी। तो क्या आ गया? 2 पे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 5 नाइट्रो, 5 नाइट्रो एंड क्या दिक्कत है? अगर हम जो ऑप्शंस दे रखे थे, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं बच्चों, मैं ऑप्शन नहीं लिखता हूं। ठीक है, क्या ही फायदा है यार, 4 4 ऑप्शन लिखो, आपको क्लियर सोल्यूशन बताया तो जा रहा है, मैं तो ऑप्शन देख ही नहीं रहा। वैसे तो ऑप्शन पेपर करते हैं हम ऑप्शन देख के, अगर आप ऑप्शन देखते ना तो इतना सब कुछ लिखना नहीं पड़ता, ये 3 देखते ही आपका एक ही सारे ऑप्शन कट जाते हैं, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं। अच्छा, सारी चीजों को छुपा दूं तो बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड बचा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली बेंजोइक एसिड। इसी फॉर्मेट में आंसर दे रखा था, तो आगे लिख देते हैं हम क्या? बेंजोइक, बेंजोइक एसिड, ये दे रखा था आंसर। सभी बच्चों को बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, बहुत इजी था, बस डिस्कस कर दिया, खत्म। इसके बारे में कोई अदर बात हमें नहीं बोलने की जरूरत है। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसे हटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, फिर से मैं बता रहा हूं कि मैंने पूरी बात नहीं लिखी है क्वेश्चन की, ना ऑप्शंस लिखे हैं। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं पहले, तो इससे बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपको पढ़ना भी नहीं है, मैं पहले समझा देता हूं व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस। 2s और 2p ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, ठीक। 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स का एंगुलर मोमेंटम बता दो। ऑप्शंस आपको 4 दे रखे थे लेकिन मैंने नहीं लिखे, मैं निकाल के बता रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले यार एंगुलर मोमेंटम पूछा है तो फॉर्मूला लिख देते हैं भाई। फॉर्मूला क्या होता है? H/2 पाई अंडर रूट एल, L+1। ये फॉर्मूला तो याद रखोगा ना आपको, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, क्लियर है? तो भाई एल क्या है? एल होता है हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर व्हाट? एस के लिए सभी बच्चों को पता होता है, अगर मैं साइड में लिख भी दूं तो S, P, D, F, GH भी लिख सकते हैं। तो S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, इसके लिए 1 होती है, इसके लिए 2 होती है, इसके लिए 3 होती है। तो हमें S पूछा है और हमसे P पूछा है, वेरी गुड। तो इनका सम निकालना है। एक्चुअल में क्वेश्चन अधूरा हो गया, इन दोनों का सम निकालना है, या फिर पता नहीं कुछ तो पूछा ही है, इसका अलग अलग पूछा है, कुछ भी हो सकता है, मैं दोनों का निकाल रहा हूं। भाई 0 रख दिया, ये वैल्यू पूरी 0 हो गई, तो एस के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है जो 0 आ गया, वेरी गुड। अच्छा, पी की वैल्यू 1 रख दी, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 1 रखो, 1 तो ये खत्म, 1+1 2 अंडर रूट 2, तो H/2 पाई इंटू अंडर रूट 2। आई थिंक इस रूट 2 को भी नीचे ला के रख रखा था ऑप्शन के अंदर, तो आप मैच कर सकते हो, तो रूट 2 नीचे आ जाएगा, H/√2 पाई, H/√2 पाई आंसर, और इसका 0 तो 0, H/√2 पाई इज द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो कमेंट में बताना, ऐसा सच कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, ये नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दो स्टेटमेंट है, ये बताना है दोनों में से कौन से करेक्ट हैं, दोनों करेक्ट हैं या फिर जैसा भी जो भी कुछ है। आपके सामने स्टेटमेंट लिखे। अच्छा, मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखी है क्योंकि मेरी आदत है बच्चों शॉर्ट में लिखना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका मतलब, ठीक है। मैंने पूरा वर्ड नहीं लिखा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये पूछा है कि पहला स्टेटमेंट है कि CrO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नॉट। इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा होता है। मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ छोटा सा कि कैसे चेक करते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक छोटा सा लॉजिक ये है। आप ना ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो। अगर कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, ठीक है। हर एक की रेंज होती है, हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज होती है। जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन की -3 से +5 होती है, ठीक है। वो रेंज कभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये रेंज निकाली जाती है। हम बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे, लेक्चर सीरीज रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अभी मैं जस्ट भी बता रहा हूं, अगर आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेक करना है तो आप सिर्फ ये चेक कर लो बच्चों कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जो एग्जिस्ट करेगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ही होगा। अब चेक करते हैं, वेरी सिंपल। अच्छा, क्रोमियम के लिए आप पता है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से ऊपर नहीं जा सकती भाई। 6 उसकी लिमिट होती है। लिमिट क्यों होती है यार? अगर कोई पूछे यार लिमिट कैसे होती है, मैं फिर भी बता देता हूं। S1D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है। कौन? क्रोमियम। क्या रखता है? S1D5। अरे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर? 5 और एक 6, तो 6 ही तो डोनेट कर सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा कहां जा सकता है? +6 में जा सकता है। और +6 में जा सकता है तो यहां मौजूद किसने में है? x-6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू व्हाट? +6 अपनी मैक्सिमम में है। तो क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, और भी एडिशनल चीजें हम थोड़ी थोड़ी बताते रहते हैं। आपने पढ़ा हुआ K2Cr2O7/H2SO4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो वो भी क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों बोला जाता है? अरे बच्चों, इसलिए तो बोला जाता है कि K2Cr2O7 में Cr जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो भी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एक तो बात ये लॉजिक बता दिया। आगे किसी के कहीं भी लगाना हो, बेटा पीवाईक्यू कराने का मतलब ये है कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसके इर्द गिर्द का सारा लॉजिक पता चल जाए। अगर नेक्स्ट पेपर आप दे रहे हो तो वो दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। मैं तो ये मानता हूं अपने एक्सपीरियंस से, अगर कोई सिर्फ पास्ट की प्रीवियस ईयर की किताब खरीद के पूरी सॉल्व कर दे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन लॉजिक के साथ सीख ले, तो मैं नहीं समझता कि उसका सिलेक्शन टॉप 100 और टॉप 1000 के अंदर तो होगा ही होगा। इज इट क्लियर? तो पीवाईक्यू पे बहुत फोकस करता हूं। मेरा एक्सपीरियंस तो ये है, बाकी का पता नहीं, ठीक है। मैं बहुत पीवाईक्यू पे फोकस करता हूं, ठीक है। तो यहां पे ये समझ में आ गया कि पहला स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, सेकंड देखते हैं। Cr+6 क्या MO+6 से ज्यादा स्टेबल है? ये पूछा है। MO क्या है? मोलिबिडनम। MO है मोलिबिडनम। अच्छा, Cr के जस्ट नीचे ही आता है मोलिबिडनम, ठीक है। तो अब आपको पता है कि Cr+3 ज्यादा स्टेबल है या MO+6, दोनों ही एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। और आपको ये पता होगा बच्चों, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं चार्ज की, आयंस की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो बच्चों साफ साफ पता चल रहा है, ये लॉजिक याद रखना। तो Cr+3 ऊपर आता है, मोलिबिडनम नीचे आता है, तो मोलिबिडनम की स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये तो गलत लिखा है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ये फैक्ट लगा लिया हमने छोटा सा। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ऐसे छोटे छोटे इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी बेसिस के क्वेश्चन आते रहते हैं, आते रहेंगे और आपको तैयार करने पड़ेंगे। मैं तो पता नहीं, अभी एक क्वेश्चन देख रहा था, शायद इसी पेपर में है या किस में है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पूछा था बच्चों, ठीक है। अब लिटरली बताऊं, अगर एनसीईआरटी का डेटा जिसे याद नहीं होगा मैं लिख के दे सकता हूं, वो कर नहीं सकता। समझ पा रहे हो? तो मैं यही रिकमेंड करता हूं कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री में, खास तौर से नीट वाले बच्चों के लिए, बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में खास तौर से बच्चों बहुत ही लाइन टू लाइन और अच्छे से समझी हुई होनी चाहिए। अब बात आती है बच्चों, एक और दिमाग में आती रहती है, तो बात करते हैं आपसे। बात यह है बच्चों, अब बच्चों कई बच्चों को पता है दिक्कत ये आती है कि कहते हैं यार एनसीईआरटी पढ़ते हैं, पता ही नहीं क्या अजीब लिखा होता है उसमें। हाँ, अच्छी बात है। उसमें कैसे अजीब? भाई बिना टीचर के एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी जा सकती। समझ पा रहे हो? बिना टीचर के एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? जब टीचर एक चैप्टर के डिटेल कॉन्सेप्ट समझाता है, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसके मीनिंग समझ में आते हैं भाई। अभी एक चैप्टर फॉर एग्जांपल डी ब्लॉक पढ़ने बैठ जाओ, मैं कहता हूं कोई टीचर की हेल्प मत लो डी ब्लॉक पढ़ने में। लिटरली बता रहा हूं, टॉप से टॉप भी बच्चा होगा ना, उसके पल्ले लेना पड़ेगा। कहेगा ये काहे की चीजें हैं, और क्वेश्चन आएंगे पता ही नहीं चलेंगे।
तो बहुत सारी चीजें बच्चों, हमारी जरूरत तो आपको हमेशा पड़ती रहेगी, भले से कुछ भी हो जाए, टीचर तो टीचर है ही, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। टीचर प्लस एनसीईआरटी, ये आपका अच्छा प्ले करेंगे रोल। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, धीरे धीरे और भी बीच बीच में बातें बताते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ कंपाउंड्स दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पे। अब इन कंपाउंड्स के बारे में जेई मेन ने क्या पूछा है, वो जब तक आपको या तो लिखा हुआ मिल जाता तब पता चलता, या अब मैं बताऊंगा तब पता चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो मैं बता देता हूं। ये पूछा है, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, ठीक, इसमें पूछा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में एबीसीडी करके बना रखे थे। इसमें पूछा हाउ मेनी ऑफ द कंपाउंड्स आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो हर एक को चेक करना है, एक से ज्यादा सही है, मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड इसमें से आ सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब मैं डायमैग्नेटिक के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट अगर मैं साइड में बता दूं आपको, तो एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है बच्चों पैरामैग्नेटिक, एक होता है बच्चों डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक दो चीजें होती हैं। हम फिजिक्स वाला नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पूरा स्पिन के बेसिस पे समझाएंगे, हम तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यार। केमिस्ट्री में सिर्फ इतना याद कर लो यार कि पैरामैग्नेटिक अगर कहीं पे पूछ ले तो आप ये बता दो कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक कर लो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए तो यार क्या है कि पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए सारे तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे चेक करें क्या? हाँ करते हैं यार। अभी अभी CO3 तो पढ़ा ही था आपने, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आया था, देखो कितना कॉमन सा क्वेश्चन है। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे +6 है, अभी अभी पढ़ाया था, अब तो आप समझ पा रहे हो ना कि +6 है। अच्छा, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो पता चल गई। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली क्या होती है, S1D6, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए, सॉरी ये 5 था, S1D5, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो पहले वाले शेल में तो सारे ही पेयर्ड रहे होंगे ना। हाँ ना बोलो, हाँ ना कैसे बोलोगे, बोल देना लेकिन कमेंट्स में, ठीक। कि S1D5 में सारे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो सारे पेयर्ड है, तो ये तो डायमैग्नेटिक है। अच्छा भाई अगले पे चलते हैं। 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन एग्जिस्ट करता है, तो S2D6 होता है, तो 2 निकल गए। कितने निकल गए बच्चों? 2 निकल गए। अब 2 निकल गए तो D6 बचा। अब D6 में बच्चों यहां पर देखो, अगर मैं d ऑर्बिटल बना ही लूं, 1 2 3 4, ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरूं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तुम अब कहोगे कि ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अच्छा नहीं, यहाँ पे Cn अपना भी रोल अदा कर रहा है। Cn क्या रोल अदा कर रहा है कि Cn एक फील्ड जनरेट कर रहा है, विच इज स्ट्रॉन्ग फील्ड। Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड बच्चों आपको पता होगा ना, ठीक है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। याद रखो, जो सी डोनर होते हैं और एन डोनर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करते हैं, और ओ डोनर और हैलोजेंस वीक फील्ड जनरली वीक फील्ड जनरेट करते हैं। इज इट क्लियर? जनरली बोला है, सर्टेन एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो यहां पे पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग हो जाती है, ये इधर चला गया, सारे पेयर्ड हो गए, तो ये भी डायमैग्नेटिक हो गया। अच्छा भाई वेरी गुड, इसमें आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। ये कौन सी स्टेट में? CO क्या है, +3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। CO +3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है बच्चों, ठीक है। तो पहले ही पता चल रहा है +3, CO की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, S2D7 होती है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद D6 बचा। लेकिन यहाँ पे जो लिगेंड्स है वो वीक फील्ड है, और वीक फील्ड पेयरिंग नहीं करते हैं, वीक फील्ड पेयरिंग नहीं करते हैं, तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक हो गया, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। अच्छा इसको चेक करो, 6 आई थिंक चार्ज गलत तो नहीं लिख दिया, नहीं सही लिखा है, Cr+3 में है, Cr+3 में, इसका मतलब क्या है, Cr+3 में S1D5 होता है, 3 निकाल दिए। आई थिंक इसका चार्ज चेक करना पड़ेगा, शायद +2 में होगा, ये +2 में होगा, पता नहीं कितना चार्ज है, मैं चेक कर लेता हूं एक बार, लेट मी चेक कि इसका चार्ज कितना है। +3 ही है, ओके बेटा मोमेंट, ठीक है, तो +3 ही है, चलो कोई नहीं, +3 से सवाल कर लेंगे। मैं बस चेक कर रहा था कि गड़बड़ तो नहीं है, मैं क्योंकि मेरे को गलत सा लग रहा था, लेकिन सही है, +3 के बेसिस पे चेक कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो +3 के बेसिस पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे ठीक है, तो S1D5 हो गया, S1D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 2 निकाल दिए,
तो D4 बचा, D4 तो और निकाल दिया तो D3 बचा, सॉरी। तो D3 में बच्चों ये बचा, और पेयरिंग नहीं होगी यहाँ पे, भले से स्ट्रॉन्ग फील्ड है लेकिन पेयरिंग नहीं करेंगे। पेयरिंग बच्चों नहीं करेंगे हम यहाँ पे, पेयरिंग नहीं करेंगे। जरा देखो फिर, पेयरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, S1 D3 है तो इतना ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो आप डिसाइड कर लेना बच्चों कि कौन कौन से डायमैग्नेटिक है, कौन कौन से पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये नोट कर लो। मैंने ये भी सबके बारे में बता दिया है कि कौन डायमैग्नेटिक कौन पैरामैग्नेटिक, कंसेप्ट आप समझ ही गए होंगे। ज्यादा बड़ा हो गया क्वेश्चन, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, सॉरी प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है बच्चों। जरा ध्यान दो कि ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का एक बड़ा ही आसान क्वेश्चन आया था, मैं डिस्कस कर देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, बड़ा सिंपल है। जरा ध्यान से देखो, 20 ml NaOH है और 10 ml HCl है, दोनों को मिक्स किया गया है, और मिक्स करने के बाद बोला है कि सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया 100 ml तक, और 100 ml पानी तक, मतलब उसका जो पानी का लेवल है डाइल्यूट कर दिया, तो उसको 100 ml तक कर दिया। अब बोल रहा है कि इसकी फाइनल कंसंट्रेशन बता दो। तो यार क्या ये यार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है यार, तुम देखो आंसर लिख रहा हूं मैं। तो NaOH है, HCl से मिल रहा है, तो NaCl तो बनाएगा ही, बोलो बच्चों NaCl बनाएगा। तो मुझे बता दो यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, करने में तो कोई देर नहीं लगेगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 1 मिलीमोल्स निकालने आते हैं क्या, मोलैरिटी को ml वाले मोल्स से मल्टीप्लाई कर दो, ml वाले, सॉरी मोल बोल दिया, वॉल्यूम, ml वाले वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो मिलीमोल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो 20 इंटू 1, तो NaOH के मिलीमोल कितने आ गए, 20। और ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 2, अच्छा 10 इंटू 2 भी 20 होते हैं, अच्छा दोनों के मिलीमोल्स बराबर ही तो हो गए। अरे जब भी ऐसा केस आ जाए दोनों के मिलीमोल्स बराबर है, तो उतनी क्वांटिटी बन जाएगी, दोनों मिलके एक हो जाएंगे, और ये भी कितना बन जाएगा 20 ml, मतलब 20 मिलीमोल। बात समझ पा रहे हो बच्चों। अगर बच्चों ऐसे क्वेश्चन में एक बात मैं आपको नोटिस करके बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल एसिड के मिलीमोल ज्यादा आ जाते, ठीक है, एसिड के मिलीमोल ज्यादा आ जाते बेस से, तब हम माइनस करते हैं और एक फॉर्मूला लगाते हैं, M1V1 माइनस M2V2 इज डिवाइड बाय V1 प्लस V2, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब टोटल माइनस करके मिलीमोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो फाइनल कंसंट्रेशन आती है। आई थिंक आप जहां भी पढ़े होगे, अगर इस तरीके कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है तो ये वाला फॉर्मूला आपको बताया गया होगा। लेकिन फॉर्मूला क्या ही होता है यार, मिलीमोल्स को माइनस कर रहे हैं, मतलब कितने मोल रिएक्ट कर रहा है, वो तो उतने मोल ही रिएक्ट करेगा ना, जितने मोल जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके हिसाब से ही देखेंगे, ठीक है। चलो खैर ये तो एक अलग बात है। तो 20 ml ये बन गया, हमें ये जो आ गया, ये 20 मिलीमोल आ गया फाइनल में। लेकिन अब फाइनल वॉल्यूम कितना कर दिया गया है, 100 ml। अच्छा भाई 100 ml कर दिया है, तो आपको बता रहा है कि फाइनल मोलैरिटी बता दो। तो बच्चों मोलैरिटी बताने के लिए, अच्छा ये मिलीमोल निकले हैं, अब जब मोलैरिटी निकालते हैं हम, तो मिलीमोल को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिलीमोल को मोल में कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मिलीमोल है और ml में ही वॉल्यूम है, तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 20 मिलीमोल और डिवाइड बाय ml वाला वॉल्यूम, ml वाला वॉल्यूम कितना है, 100 है, तो 0 0 कट गया। अच्छा अगर हम इसको मिलीमोल में करते हैं, 20 इंटू 10⁻³ आ जाएगा मिलीमोल से, और इंटू ये अपना वॉल्यूम आ गया 0.1, तो एक्चुअल में तो वैसे ही कट जाता है ना, तो 20 ही बचा। ओके कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, मतलब कैलकुलेशन में एक बार दोबारा से देख लेते हैं, हम नॉर्मली वैसे ही करते हैं, 20 मिलीमोल है, ठीक है 20 मिलीमोल है, तो 20 इंटू 10⁻³ ये मोल्स आ गए, और मोल पर लीटर होता है यार, वेरी गुड। तो 2 इंटू 10⁻³ ये मोल हो गए, और टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम 100 ml है, तो 0.1 बोल देता हूं मैं, 0.1 हो गया, वेरी गुड। 0.1 क्यों, क्योंकि लीटर में ले रहे हैं, मोल पर लीटर, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा लिया, करेक्ट। इधर से एक कट गया तो ये 10⁻² बचा, वेरी गुड। 10⁻² है तो ये 0.2 आंसर आ गया, 0.2 इज द करेक्ट आंसर, हाँ यही आ रहा था, वेरी गुड, ठीक है। 0.2 समझ में आया क्वेश्चन, कुछ नहीं है भाई, मैं तुम्हें दोबारा समझा देता हूं अगर थोड़ा भी बीच में कुछ हुआ हो तो। देखो एसिड और बेस को मिलाया गया था, दोनों के मिलीमोल इक्वल आए हैं, दोनों के मिलीमोल इक्वल हैं, तो उतने ही मिलीमोल किसके बनेंगे, सॉल्ट के बनेंगे, सॉल्यूशन के अंदर 20 मिलीमोल का सॉल्ट बन जाएगा, और 20 मिलीमोल के सॉल्ट को हमने किसमें बदल लिया, मोल में बदल लिया, ठीक। और कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, और
लीटर में जो वॉल्यूम लेंगे वो फाइनल वॉल्यूम लेंगे। फाइनल वॉल्यूम कितना है 100 ml। ml को अगर 1000 में से डिवाइड कर दो तो लीटर में आ जाएगा, तो 0.1 आ गया, तो नीचे 0.1 से डिवाइड कर दिया, 0.1 लीटर है, तो मोल पर लीटर इज द फाइनल कंसंट्रेशन। वेरी गुड, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था यार। बहुत मेथड, अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, जिसको जो समझ में आए। मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे भी आपको समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों थर्मोडायनामिक्स से आया है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ वर्क डन पूछा है। ठीक है, समझ पा रहे हो? वर्क डन, वर्क डन पूछा है इस ग्राफ का। इस ग्राफ का वर्क डन पूछा है बच्चों। तो ग्राफ का वर्क डन अगर पीवी पीवी कर्व होता है तो यू नो दैट, मतलब हम एरिया अंडर अंडर कर्व निकालते हैं। एरिया अंडर कर्व मतलब कर्व के अंदर आने वाला एरिया। ठीक है, अब कहोगे बच्चों ये लाइन है। अच्छा, अगर मैं इस लाइन की बात करूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो आइसोकोरिक प्रोसेस है बच्चों। ए से बी की बात करें तो आइसोकोरिक है, तो इस वाली लाइन का वर्क डन तो जीरो हो गया। अच्छा, इस वाली लाइन का वर्क डन क्या हो गया, ये भी जीरो, ये भी आइसोकोरिक है, मतलब सेम वॉल्यूम पे। अब अल्टीमेटली हम इस लाइन का वॉल्यूम निकाल दें तो हमारे पास रिजल्टेंट वर्क डन आ जाएगा। तो इस लाइन का वॉल्यूम क्या, इस लाइन के नीचे का एरिया, ये एरिया जो है इस लाइन के नीचे का ही तो एरिया है बच्चों। वेरी गुड। अब ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, मैं हिंदी में बोलता हूं लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई बच्चों ये मान ली, चौड़ाई ये मान ली। चौड़ाई तो समझते हो ना, अलग अलग चौड़ाई होती है। ठीक, तो ये वाली चौड़ाई कह रहे हैं हम, वो वाली चौड़ाई पे मत जाना। ठीक, तो ये अपना कितना हो गया, ये अपना हो गया 3 हो गया, मतलब यहां से जीरो से ओरिजिन से लेके अपना ये 3 मान लिया, तो 3 से 3 हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पे चौड़ाई सिर्फ इतनी है, यहां तक 2000 है, यहां तक 1000 है, तो बीच का गैप कितना है 1000 का। अच्छा भाई, प्रेशर किस में था, एटमॉस्फेयर है, देखो यहां लिख देता हूं मैं, एटमॉस्फेयर है। और वॉल्यूम किस में था, लीटर में है, तो लीटर एटमॉस्फेयर की पहले से रिलेशन दी है भाई जूल में। अच्छा, अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे 100 ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 100 जूल। लेकिन अब बोल रहा है भाई इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो हमें यही लेनी पड़ेगी, ये बात का खास ध्यान रखना। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो वैल्यू दी है कन्वर्जन की उन्हें ही लेना है। बात समझ पा रहे हो? तो हमें यही लेनी पड़ेगी, नहीं तो 1 या 2 डिजिट की गलती आएगी और क्वेश्चन तुम्हारा खत्म भाई। तो 3000 हो गया भाई, थोड़ा काम आप करोगे तो ये लीटर एटमॉस्फेयर इसकी जगह में ये रख दूं इंटू 101 पॉइंट, वेरी गुड 3, तो ये जूल में आ गया। अच्छा, जूल में आ गया, मल्टीप्लाई कर लेना वैसे, चलो मैं कर देता हूँ, 3 3 3 9। अच्छा, 3 0 3, कितने जीरो, 3 जीरो, 1 2 3 और 1 के बाद दशमलव, खत्म। ये आंसर आया आपका। अच्छा, पूछा क्या है, कह रहा है कि किलो जूल में बता दो भाई, किलो जूल में बता दो, 3 पॉइंट इधर लगा तो बोलो किलो जूल आ गया, ये तो समझते हो। अच्छा, 303.9 का अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट इंटीजर होगा 304, तो आंसर विल बी 304। बोलो समझ में आया नहीं आया? बच्चों कैलकुलेशन में थोड़ा यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान रखना है, और जो चीज इंटीजर टाइप क्वेश्चन में दी है ना उसी पे फोकस करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो गलत आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और थर्मोडायनेमिक्स से मुझे बहुत प्यार है, तो मैं बढ़ता शिद्दत से पढ़ाऊंगा जब भी थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करूंगा। इज इट क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और कुछ बचा नहीं है उस क्वेश्चन में। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर फिजिकल केमिस्ट्री से आया है। ठीक है, ये अच्छे फिजिकल और ऑर्गेनिक से अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनऑर्गेनिक का तो बच्चों एक ही फंडा है भाई, आप एनसीईआरटी का डेटा बिल्कुल, मतलब अगर आप 11th क्लास में है ना बच्चों और ये पेपर देख रहे हैं तो यहाँ से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। सीख ये मिलेगी अगर आप पेपर ढंग से देख रहे हैं और आप 11th क्लास में हैं, तो एक तो सीख ये है कि हमारे चैनल को देखो। सबसे बड़ी सीख क्या है कि हमारे चैनल को तो देखना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी बन जाएगी ना आपकी, 2-4 वीडियो देख लोगे फिर मजबूरी ये बन जाएगी यार, एडिक्ट हो जाओगे तुम्हारी वीडियो पे। भले से सेटअप कैसा भी है, हम मतलब यहाँ पे सोल्यूशन जो बता रहे हैं ना वो बड़े जेन्युइन रहते हैं। तो पहली चीज क्या है कि फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको कुछ याद करना नहीं पड़ेगा अगर आप इस चैनल को देख रहे हो तो। दूसरी चीज, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में आपको डेटा समेत याद कर लेना, और डेटा भी याद करने की तरीके में हमारे पास डेटा हम याद करवाएंगे आपको, यहीं पे एक एक लाइन का डेटा याद करवाएंगे, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, यहां तक कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में कलर वलर सब याद करवा देंगे, सब ट्रिक से याद होंगे इसी चैनल पे। केमिस्ट्री तो आप समझ लो ये है कि मजा ही आने वाला है, और इस चैनल पे जो भी आएगा मजे वाली हम लोग लाएंगे यहाँ पे, बिना मजे वाले कोई लोग यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, तो ये सवाल है बच्चों,
सवाल क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम, ये mg है बच्चों, और ये वाला mg मिलीग्राम है, कभी आप दोनों mg समझ लो। क्लियर? वो छोटा m है, ये बड़ा m है, ठीक। तो mg मैग्नीशियम है, ये मिलीग्राम में अमाउंट बतानी है। रिक्वायर्ड टू लिबरेट हाइड्रोजन, अच्छा मेटल अगर किससे HCl से रिएक्ट करना, हाँ एसिड से रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन तो निकालता ही है, वेरी गुड। एसटीपी बतानी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन रीच टू सॉरी रीच नहीं रिएक्ट टू HCl। अरे सिंपल सी रिएक्शन लिख लेते हैं जो 10th में आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है। Mg प्लस HCl। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा यार, एक क्वेश्चन 10th का आ रखा था, मतलब क्या लेवल बना दिया है। तो इसका मतलब ये 9-10 पे भी फोकस करना है आपको। MgCl2, MgCl2 दो Cl है, दो यहाँ पे प्लस H2, ये बोल दिया इसने भाई, ठीक है। Mg की अमाउंट बतानी। क्वेश्चन इतना सरल है ना, बहुत सरल है। सरल इन द सेंस कैसे सरल है, कुछ बैलेंस वैलेंस करना नहीं था आपको, ठीक। हाइड्रोजन की कितना दे रहे, इतने ml है, अच्छा यहाँ पे लिख दो कितने ml है भाई, हाइड्रोजन मिल रही है 224 ml। अच्छा एसटीपी पे तो किससे डिवाइड करना है, सभी बच्चों को पता होता है, 22,400 से डिवाइड करना होता है ml में, तो मोल आ जाते हैं। अच्छा ये कट गया, खत्म, ये बच गया 100, नीचे ऊपर की पावर 10 की पावर -2 बच गई, या फिर 0.01 लिख सकते हो इसे। 0.01 इज द मोल ऑफ H2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो जो मोल H2 के हैं यार, वही मोल तो Mg के हैं। बोलो बच्चों ये समझ में आ रहा है? यहाँ जब इक्वेशन बैलेंस्ड है, मैंने बोला था ना एक बार कि मोल कंसेप्ट तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज, रिएक्शन बैलेंस्ड है, मजे आ गए। रिएक्शन बैलेंस है तो मजे आ गए यार, कुछ करना ही नहीं है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, डिटेल में पढ़ाएंगे, इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इक्विवेलेंट कंसेप्ट में सबसे पहले नंबर पे आएगा, शायद मैं अभी शुरू करूंगा, मैं 12th का टॉपिक शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले 3-4 वीडियो डालूंगा मैं एन फैक्टर पे। एन फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ हार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। समझ पा रहे हो? जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ट है जीओसी, इसी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री का हार्ट है एन फैक्टर और इक्विवेलेंट कंसेप्ट। जिसने ये ढंग से सीख लिया और जिसे ये लगाना आ गया, फिजिकल केमिस्ट्री उसके लिए सुपर, मतलब इतनी अच्छी हो गई तो सोच नहीं सकता, ठीक है। तो ये बीच बीच में बातें बता रहा हूं, पता है ये एक्चुअल में मैं डिस्कस तो पीवाई की कर रहा हूं, लेकिन मैं हिंट दे रहा हूं कि आपको पढ़ना कैसे है, और पैसे खर्च नहीं करने इस चैनल पे आपको, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको एक ही हमारी शर्त है कि यार इसको ना, जिन बच्चों को भी भला हो सकता है हम उनके लिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जॉब तो हम कर ही रहे हैं यार, कहीं ना कहीं कहीं भी जॉब पैसे की अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक मोटिव है कि यार हर गरीब बच्चा पढ़ ले, ठीक। हमारा मोटिव सिर्फ यही है, दिल से पढ़ा रहे हैं, और यही भाई तुम्हारे लिए टाइम निकाल के ला रहे हैं हम। तो ये मत समझो कि यार ये PYQs हैं, क्योंकि यार क्वेश्चन के बेसिस पर जो कंसेप्ट आता है ना, वो वैसे कंसेप्ट आ ही नहीं सकता। चलो ठीक है, ये आपके 0.01 आ गए, तो 0.01 मोल आ गए किसके, Mg के, वेरी गुड। अरे यार अमाउंट निकालनी है, मोल है, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो यार, 24 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, खत्म, यही आ गया कितना, 24 ग्राम आ गया ना यार, ये 24 क्या आ गया ये, ग्राम। यार मिलीग्राम नहीं निकाल सकते यार, कर लेना अब यार, क्या रह गया, ठीक है सही है। मोल्स आ गए, मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से, एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, 24 ग्राम आ गया। अब मिलीग्राम में आप कर लेना, खत्म। आई थिंक कर लोगे आप यहाँ पे 240। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू व्हाट, 10 की पावर -3 ग्राम, तो ग्राम की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 मिलीग्राम। लो यार ये भी करके दे दिया। अब ग्राम की जगह 1000 नहीं रख सकते क्या यार, यार 24 into 1000 जो कर लेना यार, जो भी अपना 10 की पावर -3 ग्राम इज इक्वल टू व्हाट, 10 की पावर 3 ग्राम, मिलीग्राम 24,000 जो भी है, और इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है वो आप आंसर लिख लेना, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट है। आई थिंक ये मोल कंसेप्ट का छोटा सा क्वेश्चन था जो आपको आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन फिर फिजिकल केमिस्ट्री का है। फिजिकल केमिस्ट्री में देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, और अभी तक जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करे हमने बच्चों, तुम्हें कहीं भी ऐसा लगा है कि यार कहीं ज्यादा कैलकुलेशन पूछी जाती है? अब बच्चों कैलकुलेशन उसी बच्चे को भारी लगती है जो कंसेप्ट गलत लगा रहा हो। कंसेप्ट गलत लगा रहे होगे, या फिर जो अप्रोच है कैलकुलेशन करने की भी एक अप्रोच होती है यार, सही ढंग से हाथ तभी चलते हैं ना जब प्रैक्टिस सही ढंग से हो। समझ पा रहे हो? घर पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है तभी तो एग्जाम टाइम में या फिर कंपटीशन में टाइम रिड्यूस होता है, ठीक है। तो नहीं है कुछ क्या बोल रहा है क्वेश्चन को देखो, कह रहे हैं बच्चों x ग्राम नाइट्रोबेंजीन है, अच्छा 4.2 ग्राम 13 नाइट्रोबेंजीन का 100% हील्ड, रिएक्ट वगैरह करके किसी से रिएक्ट कर रहा है यार, ये शायद इसमें नहीं लिखा क्या हमने, क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके ठीक है, नाइट्रेशन कर रहे हैं, ये इन्होंने क्वेश्चन में ही नहीं लिखा यार, इसका नाइट्रेशन करके तो आएगा ये, ठीक है। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन एवरीवन नोज नाइट्रोबेंजीन, ओके,
दिस इज नाइट्रो और दिस इज बेंजीन। ओके अच्छा, इस पे हम नाइट्रेशन करेंगे, ये मैं ऑर्गेनिक भी बीच में बता देता हूँ। ऑर्गेनिक के नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है बच्चों? नाइट्रेशन होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। तो हम लिख देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हालांकि इसको लिखने की कोई मेरा मतलब नहीं है, मैं तो ऐसे लिख दिया यार। ठीक है, आपसे फिजिकल का क्वेश्चन पूछा गया है, इसको लिखने का कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो और बन क्या रहा है? 1,3 डाई नाइट्रो, 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन बन रही है। वेरी गुड। और साथ में बोल भी रहा है भाई 100% यील्ड है, मतलब जितने मोल इसके आएंगे उतने मोल इसके आएंगे। इस बात से मतलब समझ में आई या नहीं आई? 100% यील्ड का मतलब ये होता है अगर कोई रिएक्शन है तो जितने मोल उसके है रिएक्टेंट के उतने मोल प्रोडक्ट के बनेंगे, अगर स्टोइकियोमेट्रिक में कोई डिफरेंस नहीं है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर याद रखो, जनरली जब भी कोई रिएक्शन ऑर्गेनिक की ऐसी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं तो स्टोइकियोमेट्री का इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि जितने मोल इसके उतने ही मोल इसके हैं, तो हम x इजीली फाइंड कर लेंगे एक ही लाइन में। ठीक है, थोड़ी सी भाई हल्की सी तो कैलकुलेशन चाहिए। देखो x ग्राम कौन है? नाइट्रोबेंजीन है। अच्छा, नाइट्रोबेंजीन का मुझे तो मॉलिक्यूलर वेट याद है 123 होता है, लेकिन आप बच्चों निकाल भी सकते हो, अलग अलग रख रखा के सब निकाल लोगे तो 123 आ गया। बोलो x डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज कॉल्ड मोल्स। अच्छा, इसके मोल इक्वल टू 100% यील्ड है तो इसके मोल हो गए। इसका यार मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? आई थिंक 168 होता है। मैंने कैलकुलेट किया था, मैं आपसे क्या ही झूठ बोलूंगा, मैंने कैलकुलेट किया था कि आंसर निकालना है ना, हाथों हाथ मैंने लाइव जब वहां पे बच्चों को पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने सॉल्व किया था, तो यहाँ लाइव में नहीं किया तो मेरे को याद रह गया 168 होता है। फिर भी बच्चों चेक कर लेना, मुझे पक्का नहीं है कि यही होगा, आप निकाल के चेक कर लेना। 168 में यहाँ रख रहा हूँ। अच्छा, इसके मोल्स ग्राम दिए, हाँ 4.2। अब यार क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं आंसर नहीं निकालूंगा, मेरे बस की नहीं है। यहाँ पे आप तुम क्या करो, एक्स की वैल्यू निकाल लेना। बताओ ये कंसेप्ट समझ में आ गया? मैंने क्या बताया? पहली चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, याद करा करो यार, पीवाई क्यों नहीं कर रहे हम यार। मैं और चैनलों की तरह नहीं यार 4 ऑप्शन लिखे यार, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, हीरो बन गए। नहीं, हीरो नहीं बनना भाई, हीरो नहीं बनना है हमें। हमें ये बताना है कि 100% यील्ड का मतलब क्या है, आगे के 10 क्वेश्चन में आ जाए तो वो सॉल्व कर लो। यही तो डिफरेंस है हमारे चैनल का, समझ पा रहे हो? तमाम चैनल पीवाईक्यू डाल रहे हैं, हम अलग क्यों हैं? इसलिए कि हम ऑब्जेक्टिव लिख ही नहीं रहे, ऑप्शन लिख ही नहीं रहे। यार ऑप्शन तो यार तुम खुद कट कर लोगे यार। अच्छा, पहला नहीं मैच कर रहा, ठीक है ये 2 काट दो यार, ये प्रैक्टिस कराने लाए हैं तुम्हारे, अपना अपनी के खेलने थोड़ी आए यहाँ पे। ऐसे तो यार हर कोई कर ले, किताबों में सोल्यूशन है, हर कोई सोल्यूशन डाल रहा है, पीडीएफ डाल रहा है, हमें क्या जरूरत पड़ी है? डाउटनेट है ना, पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिसपे अभी अभी आप कैमरा खोलोगे, स्कैन करोगे, सोल्यूशन आ जाएगा। फिर भी हम क्यों पढ़ा रहे हैं यार यहाँ पे? हम ये थोड़ी करने के लिए पढ़ा रहे हैं, फिर ऐसा तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा यार। हम ये सोचने लग जाएंगे यार कि यार सब जगह तो सोल्यूशन है, नेट खोलो, यूट्यूब खोलो, हर जगह सोल्यूशन है, फिर ये टीचर क्या बकवास कर रहा है कैमरे के ऊपर? क्यों ये बकवास कर रहा है यहाँ पे? हम बेटा इसलिए बकवास कर रहे हैं कि हमारे चैनल की यूनिकनेस ये है कि एक क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तैयार होते हैं उस तरीका के। समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन तैयार करो ना, मेरा जो मकसद होता है ना, एक क्वेश्चन तैयार करो। अब यार इस क्वेश्चन में ये इतनी 4 बातें सीखने को मिली। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो यार हम तो यार बहुत इजीली कर लेंगे। ये अप्रोच बनानी है, ठीक है, स्मार्टली वर्क करना है। ठीक, तो 100% यील्ड का मतलब क्या समझे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ज्यादातर क्या है कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो जितने मोल इसके उतने मोल इसके, बस रख दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे कभी कभी एन फैक्टर का रोल रहता है यार, इतनी डिटेल में हम एन फैक्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि एन फैक्टर का क्या रोल रहता है। अभी तो फिलहाल एक्स का आंसर आ गया। बोलो क्लियर हो गया बच्चों? वेरी सिंपल क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पता है बच्चों यार, ये पढ़ो जरा यार आप 1 मिनट। इन स्टेटमेंट को पढ़ के अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो इट मीन्स मतलब कहीं ना कहीं पता है क्या है कि आपने 10th नहीं करी है। मैं 10th की किताब पढ़ रहा था ना, तो बड़ा ही मतलब 10th से भी मैं 9th पे जाऊं, ये क्वेश्चन 9th का है यार, पढ़ के देखो यार। पता है 9th में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये 2 चीजें ना चैप्टर फर्स्ट मैटर इन इट्स इन अवर सराउंडिंग, उस चैप्टर में दे रखा है यार ये सब। एक बार मैं 9th की किताब पढ़ रहा था, तो आई थिंक 9th की या 10th की, आई डोंट नो, लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स मैं पढ़ने वाला हूँ ये 9th-10th का क्वेश्चन है। 9th-10th में पता है इतनी डिटेल में ना बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, ऑब्जेक्टिव बना रखी हैं, इस पे फाउंडेशन कोर्स जो होता है उसमें दे रखा है। स्टेटमेंट पढ़ के देखें यार क्या है। यार बड़ा सिंपल है, व्हेन आइस एंड वाटर, वेरी गुड,
आइस एंड वाटर आर एट इक्विलिब्रियम। वेरी गुड, इक्विलिब्रियम में होती है जब तक क्या मेल्टिंग चलती रहती है, ठीक। हीट इज एब्जॉर्ब, वेरी गुड, बाय सिस्टम, येट देयर इज नो इंक्रीज इन टेम्परेचर अंटिल आइस मेल्ट है, ये MELT, मेल्ट कंप्लीटली। यार बिल्कुल सही नहीं लिखा। तुम्हें पता है ये जो नाइन्थ की किताब में ना मोटे मोटे अक्षरों में 2-3 बार लिखा हुआ है कि फेज ट्रांजिशन जब होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बोलो यस और नो। यार बार बार मेरी आदत है ना ऑफलाइन पढ़ाने में, तो मैं बोलता हूँ बोलो यस और नो, तो माइंड मत करना। हाँ यस नो तुम मन में बोल लेना जब भी देख रहे हो, और कमेंट कर देना हाँ बहुत बढ़िया मजा आया, इस तरीके का, ठीक। तो बच्चों क्या समझे कि यहाँ पे जो वर्ड लिख दिया अंटिल आइस मेल्ट कंप्लीटली टेम्परेचर येट देयर इज नो इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये जो पॉइंट है ये लेटेंट हीट का है। यहाँ पे वर्ड लिख के नहीं दिया आपको लेटेंट हीट, ठीक है। तो फेज ट्रांजिशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मेन जो 11th की थर्मोडायनेमिक्स है उसमें इसका एप्लीकेशन है, आपको अलग अलग इक्वेशन है, एंट्रोपी निकलवाएगा, समथिंग तमाम चीजें निकलवाएगा, लेकिन उसने तो पूछा ही नहीं। वो तो कह रहा है कि अब हम 9th पूछेंगे, एनटीए उतर आया अब 9th पे, 10th पे। तुम पढ़ के जाओ, हाई फाई पढ़ो, 9-10 की किताबें मत पढ़ो, ठीक। ये पूछेगा वो तो, क्या पूछेगा, ये पूछेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट वेरी करेक्ट, मतलब करेक्ट है। समझ में आया बच्चों? आइस और वाटर जब इक्विलिब्रियम में होता है तो उस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसी तरीके से वाटर एंड वाटर वेपर्स जब इक्विलिब्रियम में रहेंगी तब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो दो टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, दोनों जब स्टेट चेंज होती है, स्टेट चेंज होने पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बार बार नहीं बताऊंगा बच्चों, आई थिंक आप समझ गए होंगे। नीचे देखो सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ये बोल रहा है सिस्टम एब्सॉर्ब द हीट। अच्छा भाई, टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस इज देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। मतलब क्या है, इस बात को समझ लो कि भाई हीट जो आइस ने ली, पानी बना, फेज ट्रांजिशन हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? तो वो हीट कहां जा रही है? पहला आंसर 9th के बेसिस पे को लेटेंट हीट है, कि 9th में हम नहीं पढ़ाएंगे। जो ये बात लिख दी ये 11th की आ गई, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 11th की आ गई। तो 9th में क्या बस इतना बताते हैं, हाँ वो लेटेंट हीट है भाई। वो लेटेंट हीट क्या काम कर रही है अंदर जाके, हम नहीं पढ़ाते 9th में, ठीक है, 9th में नहीं पढ़ाते वो, ठीक। लेकिन 11th में ये चीज क्या है, ये कह रहा है कि क्या वो लेटेंट हीट, क्या वो हीट हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने में लग रही है? वेरी गुड, लग रही है यार। कौन सा मॉलिक्यूल है? पानी है, आइस है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वेरी गुड, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब जब दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने में ही तो लग रही है। यही तो हम समझा रहे हैं, बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा कह रहा है देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी। क्यों काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं है? बताओ बच्चों, क्यों भाई? ब्रेक ही तो करने में लग रही है, काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ा रहा है? काइनेटिक एनर्जी का मतलब है हाफ एम बी स्क्वायर, वेलोसिटी बढ़ रही है पार्टिकल की, स्पीड या वेलोसिटी, अगर डायरेक्शन है तो वेलोसिटी, और अगर मैग्नीट्यूड है सिर्फ ओनली तो स्पीड है, तो स्पीड या वेलोसिटी बढ़ाने में तो यूज होगी। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने में, तो काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं। वेरी गुड, इसने लिखा है देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में लग रही है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। अगर आपसे ये भी पूछता, ये पूछा नहीं है क्या कि क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऐसा पूछा नहीं है, उसने सिर्फ बोला है कि स्टेटमेंट बता दो करेक्ट है या नहीं है। हाँ ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट गई है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने में लग रही है। बच्चों एक एक्चुअल में क्या है ना, सोल्यूशन अब आप कंपेयर कर सकते हो इस क्वेश्चन को दुनिया जहान के जो चैनल्स हैं उन्होंने भी डाला होगा यार, दुनिया जहान के। लेकिन इतनी जो बात बताई है मैंने, डिटेल में बताई है, वो तो नहीं बताई होगी। वो तो बस इतना बताना चाहते हैं, चैनल्स वाले सिर्फ इतना बताना चाहते हैं, हाँ इसके दोनों स्टेटमेंट है ही हैं, आप अपना सही कर लो, आपका नंबर आ गए भाई इसमें। हमारा मकसद है कि पीवाईक्यू से सिलेक्शन करा देना। क्लियर है बच्चों? हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है बच्चे का सिलेक्शन पीवाईक्यू से ही करा दें। यार बच्चे सोचो यार कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, देयर इज सो बर्डन, 2 साल में बहुत सारा बर्डन है। आजकल के वो बच्चे तो रहे नहीं क्या इतना सारा बर्डन झेलेंगे। और बात होती थी पहले का जमाना क्या था, जब हम पढ़ते थे तो पहले का जमाना ये था ना, हम स्कूल जाते थे यार 12 साढ़े 12 आ जाते थे, इतना बर्डन ही नहीं होता, घर पे रातों को पढ़ते थे। आजकल क्या है ना, स्कूल चलते हैं यार 4-4 बजे तक, डे बोर्डिंग है, तमाम चीजें हैं,
पता नहीं बच्चों को ना मजदूर बना दिया तो मजदूर बना दिया है ना, तो उसमें क्या है ना, बच्चा 4:30 बजे घर आ रहा है, उसके बाद 4:30 बजे घर आने के बाद ही पता है माँ बाप सोचते हैं यार कुछ पढ़ा ही नहीं है, इसकी ट्यूशन और लगवा देते हैं। फिर वो ट्यूशन पढ़ के 6 बजे आ रहा है, और 6 बजे के बाद आने के बाद वो सो जा रहा है यार। पढ़ नहीं रहा बच्चा, सिर्फ पैसे दे के आ रहा है। हम कहते हैं कि तू सिर्फ इस चैनल पे आ, और इस चैनल पे घर बैठ के पढ़, और सिर्फ पीवाई क्यू कर। और मैंने यकीन मानो बच्चों कि मैंने पीवाई क्यू करा करा के ना इतने सिलेक्शन करा दिए हैं। मैं भी खुद मतलब तमाम जगह जॉब कर चुका हूँ। मतलब पीवाई क्यू इज मतलब उससे सिलेक्शन हो जाता है यार। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें ये पता चलता है किस लेवल का पेपर आ रहा है और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। समझ गए बच्चों? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा मैं बोलता हूं। तो ये पीवाई क्यू कराने का मेरा कोई मकसद नहीं था। ये क्या क्या ये 9th की बात है, मैं तो बता देता यार। ठीक है, आपको समझ में आया। अगला देखते हैं कोई एक आध क्वेश्चन। ठीक है। तो बच्चों एक्चुअल में क्या है ना, हम मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा पाता। मैं पता है क्या है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं करा रहा। कैसे क्वेश्चन? अरे यार ये तो कुछ नहीं है, हो गया बस। पता मैं सेलेक्ट करके कराता हूँ क्वेश्चन। जैसे 25 क्वेश्चन है, और एक ये एक्चुअल में क्या है ना, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अभी ओरिजिनली एनटीए ने तो रिलीज नहीं करी है। ठीक है, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और मेमोरी बेस्ड में से भी मैं वो क्वेश्चन निकाल लेता हूँ यार जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है। और मेरा मकसद ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन करा दूं। सारे क्वेश्चन कराने के बाद ये मैं अपने आप को प्रूव कर दूं यार हमने सबसे पहले सोल्यूशन दिया है। यार क्या ही मतलब है उस बात का। ठीक है। हमारा मकसद आपको पहले ही बता दिया है। ठीक। और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। वीडियो काफी लंबी हो गई है। कल की वीडियो में फिर से हम पीवाईक्यूज लेके आएंगे, शायद अगले वाली शिफ्ट के लेके आएंगे, या फिर कोई भी शिफ्ट हो यार। मतलब ये अप्रैल सेशन में जितने पीवाईक्यूज हैं उसको मान सकते हो आप आगे आने वाली वीडियोस। मेरा मकसद है कि मैं सारे पीवाईक्यूज खत्म कर दूं, फिर मैं कंटेंट डालना स्टार्ट करूंगा। ठीक। तो अभी जो काम शुरू करा है ना, अब जब यूट्यूब पे कोई काम शुरू करेंगे तो यार उसको ना छोड़ेंगे नहीं। मतलब अगर पीवाईक्यू शुरू कर दिया तो पीवाईक्यू पूरा खत्म करूंगा मैं। खत्म करने के बाद अब कंटेंट शुरू होगा। कंटेंट में याद रखना बच्चों, जो भी 11th की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो भी 12th में है, 11th में हो 12th में हो, ठीक। 12th वाले ध्यान दें बच्चों, 12th वालों के लिए क्या खास बात है कि जो एन फैक्टर है ना वहां से स्टार्ट करेंगे हम। एन फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, जिसका भी वीक हो, यूट्यूब पे ना तमाम वीडियोस पड़ी हैं। पता है मैंने भी देखी है यार, मैंने देखी है यार, क्या सीख लूं कुछ चीजों से। तो एक आध बंदा है, ऐसा नहीं है मैं यूट्यूब पे सारे मतलब अजीब है, कुछ बंदे अच्छे भी हैं। ठीक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ एन फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ऐसे एग्जांपल्स लेके आऊंगा। एक्चुअल में क्या है ना, एन फैक्टर लोग बता देते हैं एसिड का इतना, बेस का इतना, और ठीक है रिडॉक्स रिएक्शन में इतना। मैंने डिटेल ना बहुत क्रिटिकल एग्जांपल्स लेके आऊंगा जो कहीं भी पढ़े नहीं होंगे, वो एग्जांपल यूट्यूब पे कहीं नहीं होंगे। ठीक। तो हर एंगल से एन फैक्टर निकालना सीखेंगे। एन फैक्टर हर एंगल से निकालना सीख जाओगे ना, इक्विवेलेंट कंसेप्ट पक्का हो जाएगा। उसके बाद हम ना चैप्टर फर्स्ट पे आएंगे, सोल्यूशन पे। सोल्यूशन चैप्टर है, उसके अंदर मोलारिटी आएगी, सब कुछ आएगा, तो कहीं ना कहीं एन फैक्टर का इस्तेमाल होगा। फिर यार तुम उस टाइम पे कहोगे यार सर पढ़ा देते हैं यार, एन फैक्टर तो कभी बताया नहीं। तो पहले हमारे 2-3 लेक्चर जाएंगे इक्विवेलेंट कंसेप्ट पे, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा। तो कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि यार चैप्टर स्टार्ट करा नहीं, पहले से ही चल रहा है, मैं सोल्यूशन के अंदर ही उसको डाल दूंगा। ठीक। तो ध्यान रखना बच्चों। बच्चों वही मैं लास्ट में बोल रहा था कि इस वीडियो को ना फैलाओ यार। है, बहुत मेहनत कर रहे हैं यार तुम्हारे लिए। अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, मेरा चेहरा भी देखो इमोशनल हो गया। बहुत मेहनत कर रहे हैं, लिटरली बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक। तो इसको जितना ज्यादा से ज्यादा उसको फैलाओ। नाम है चैनल का, आपको पता ही है, द मैसॉन्स नाम है चैनल का। और जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं उनका नाम भी पता है आपको, मेरा नाम पंकज वालिया है। पंकज वालिया मतलब पीडब्ल्यू सर है। ठीक है, इसको ये रिलेट मत कर देना फिजिक्स वाला से है, मैं अलग ही मतलब पंकज वालिया है। ठीक। ओके, दूसरे हमारे फिजिक्स के सर है प्रभात सर, वो भी बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं यहाँ पे। एक वीडियो शायद उनकी अभी आई है। अभी और भी वीडियोस उनकी रिलीज होंगी। फिजिक्स भी बहुत ढंग से पढ़ो। आने वाले दिनों में शायद हम मैथ्स की फैकल्टी भी यहाँ पे मैथ्स भी स्टार्ट होगी, लेकिन फिलहाल 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ो। 2 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाओ इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना।